राधे राधे बच्चों, लास्ट लेक्चर उठा रहे हैं इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 55 तक हो गए थे आपके, 56 देख रहे हैं हम। कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ऑर्बिट हैविंग रेडियस इतना एंड एंड एट दिस। नेम द सीरीज टू विच दिस ट्रांजिशन बिलोंग एंड द स्पेक्ट्रम, वो किस स्पेक्ट्रम में आती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में बेटा जिसमें हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी हो और रेडियस दे रखा हो। देखिए इसने दो रेडियस दिए R1 और R2, ठीक है, और क्या दिया है वेवलेंथ। क्या मेरे पास वेवलेंथ के साथ कोई रिलेशन है R1 R2 का? नहीं, मेरे पास एक रिलेशन है वेवलेंथ का, ये 1 upon वेवलेंथ इज इक्वल्स टू R 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर, ठीक, जिसके अंदर R मेरा कांस्टेंट है, मैं जानता हूं। मुझे n1 और n2 ढूंढने, n1 और n2 किसकी मदद से ढूंढने? R1 और R2 की मदद से। तो दिमाग लगाना यहां पे, R1 और R2 कहां से लाते हैं अभी। R1 का एक फॉर्मूला है आपका R0 n स्क्वायर। Z मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसने हाइड्रोजन नहीं कहा कहीं पे भी। R0 n स्क्वायर इसके लिए भी और Z। अच्छा एक बात कैलकुलेट करनी है, वेव एमिशन जो स्टार्ट करती है किसी ऑर्बिट के, मतलब वो ऑर्बिट के सेम एटम का, इसका मतलब Z तो कट जाएगा। यहां ले लो n1, यहां ले लो n2, ठीक बात। अब बारी आती है n1 की। n1 कितना आया आपका? R1 मल्टीप्लाई में Z डिवाइड बाय R स्क्वायर। n2 कितना आया? R2 मल्टीप्लाई में Z डिवाइड बाय R0। अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास एक रेशियो आ जाती है n1 बाय n2, R1 बाय R2। Z कट गया और R0 कट गया, ये दोनों, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, पिकोमीटर वगैरह कट जाएंगे, जो बचेगा वो कितना आता है? ये मुझे ध्यान है क्योंकि क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा है, 2/5 आता है। तो आपके पास n1 आ गया 2 और n2 आ गया 5। इसको आप सॉल्व करोगे बेटा, ठीक है, छोड़ना नहीं है बीच में, इसको लर्न कर लो। पता चला मैम ने रीडिंग बदल दी और तुम्हारे क्वेश्चन के मार्क्स बदल गए, जो भी आने तो उस पर 0 लग गया। ये n1 जो है आपका, ये 2 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, आपके पास लैम्डा आ जाएगा। अगर कोई बच्चा कहे भैया मैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो भी आपको आखिरी में ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, तो भी आपको बाद में इस डेल्टा ई को कंपेयर करना पड़ेगा HC बाय लैम्डा से। बात एक ही है। क्वेश्चन समझो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर प्रपोज बाय डी ब्रॉगली, ठीक है। यहां पे आपको क्या दे रखा है? अगर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इतनी है तो कैलकुलेट करो डी ब्रॉगली वेवलेंथ H अपॉन में mv। v गिवन है, मास इलेक्ट्रॉन का मैं जानता हूं। 2 मिनट वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को रीड करो। सीधा क्वेश्चन है, लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन में mv, समझे? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। Similar to electron diffraction, neutron diffraction microscope is also used for the determination of the structure of molecule. If wavelength is this, calculate the characteristic velocity। फिर वही फॉर्मूला है, lambda is equals to h अपॉन में mv। इस बारी मास न्यूट्रॉन का है, वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, करो उसको। और वेवलेंथ ये दे रखी है आपको 800 पिकोमीटर। चलिए, तो सिमिलर क्वेश्चन है, उनमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज दिस, ठीक है,
कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद इट। अब मेरे को एक बात बताओ, सेम फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी दे रखी है, क्वेश्चन खत्म। आगे चलिए, वेलोसिटी एसोसिएट विद प्रोटॉन मूविंग विद, फिर वेलोसिटी दे रखी है, फिर वेवलेंथ निकालो, क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। अब तो सेम फॉर्मूला है, लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन में एम। तीनों क्वेश्चन सेम थे, आगे चलते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन द एक्यूरेसी, इसका क्या मतलब है, जब आपके पास क्वेश्चन आता है पोजीशन और वेलोसिटी की एक्यूरेसी पे, विद इन द एक्यूरेसी या इतना परसेंट एरर था, तो वो क्वेश्चन बन जाता है अनसर्टेनिटी का, हेजनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। और ये कहता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू h अपॉन में 4 पाई m। मैंने इनइक्वालिटी न्यूमेरिकल के लिए हटा दी, ठीक है, वो लेस देन और ग्रेटर देन नहीं लिखा क्योंकि अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो डेल्टा x कितना है हमारा 0.002 नैनोमीटर। डेल्टा v कितना है क्वेश्चन में पूछा है, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, कई बार बता चुका हूं। h कितना है ये भी कई बार बता चुका हूं। तो ये सारी वैल्यू उसमें पुट कर दो, आपके पास डेल्टा V आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है क्वांटम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। पहले तो मैं आपको बता दूं एनर्जी का क्या मतलब है। यहां एनर्जी का मतलब है n+l, जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो n+l चेक करते हैं, 4 + 2 6, मैं यहां पे सबके n+l लिख रहा हूं, 6 5 5 5 4 5। अगर n+l इक्वल हो तो चेक करो m को एनर्जी के लिए। तो हमने यहां देखा पहले सबसे ज्यादा किसका, n+l फर्स्ट का, तो जो फर्स्ट है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। फिर ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, इनमें से n किसका बड़ा है जरा ध्यान देना। एक ये है 5, एक ये है, जो रेड वाला है उसका n बड़ा है 4, तो मैंने लिखा थर्ड वाला है और 6, लेकिन इनका n और n+l दोनों बराबर है, चेक कर लो, n 4 है और n+l 5 है, तो अब इनमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। इसके बाद बारी आई जिनका n छोटा है, वो है सेकंड और फिफ्थ, और जिसका n मतलब सम 4 आ रहा है वो ये है, ये कौन है, ये फिफ्थ है। तो सबसे कम किसकी एनर्जी है, तो यहां पर रूल लगेगा n+l का। अगर n+l चेक करें किसी का ज्यादा आता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसका कम आता है उसकी एनर्जी कम है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर किसी का n+l इक्वल हो तो क्या करेंगे, अगर n+l इक्वल ही आ गया, एक कंडीशन लेके चलिए हमने, n+l इक्वल आ गया जो हमने यहां देखा भी, तो हम n को चेक करेंगे, और अगर n+l भी इक्वल और n भी इक्वल हो तो वो सेम एनर्जी के शेल है। आगे चलते हैं। एक ब्रोमीन का एटम है जो पोसेस करता है 35 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नीचे लिखना है, ठीक है। इट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन 2p6। अच्छा, उसके 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है, अच्छा, और 5 इलेक्ट्रॉन है 4p में, ठीक है। विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो समझे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस पे डायरेक्टली, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन
एंड न्यूक्लियस के स्क्वायर पे, तो डिस्टेंस ज्यादा मायने रखता है क्योंकि उसका स्क्वायर पड़ा हुआ है। एक बात क्या हो गया। दूसरी बात, ये असलियत में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। 12th क्लास में पढ़ोगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब चार्ज की वजह से होने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इक्वल होती है कांस्टेंट, ये को उसकी वजह से आया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है और दूरी जो है इनके बीच में उस पर डिपेंड करती है। तो मैंने आपसे पूछा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, तो 2p पास आता है, उससे ज्यादा दूर 3p आता है, उससे ज्यादा दूर 4p आता है। तो जितना दूर उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4p 5 पे कम होगा, उससे ज्यादा 3p 6 पे होगा और सबसे ज्यादा 2p 6 पे होगा। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर मान लो, दूसरी बात है चार्ज। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और चार्ज दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें हम ये कह सकते हैं, मान लो एक एग्जांपल लिया मैंने जिसमें इलेक्ट्रॉन 4p, दोनों ही 4p में है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। चलिए, अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्बिट which orbital will experience a larger effective nuclear charge? आ गया सेम क्वेश्चन। लो, 2s और 3s, इसमें ये दूर है तो इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा। 4d 4f, दोनों का शेल तो सेम है, लेकिन spdf में s सबसे पास होता है, उससे ज्यादा दूर ये होता है, उससे ज्यादा दूर ये होता है और सबसे ज्यादा दूर ये होता है। ये है डिस्टेंस between subshell of same shell to nucleus। न्यूक्लियस और सबशेल के बीच में कितना डिस्टेंस है वो बताया है। तो 4f दूर है, 4d पास है, 3d और 3p, d दूर है, p पास है। ये तो बात हुई डिस्टेंस की। और मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दूं, 2s1 और 2s2, तो 2s2 जीत जाएगा क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। 3p3 और 3p5, तो 3p5 जीत जाएगा क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। 4d3 और 4d7 और 4d9, 4d9 4d7 से ज्यादा, 4d7 4d3 से ज्यादा। समझे? मैंने दो बातें बता दी। डिस्टेंस के तो बहुत सारे एग्जांपल, एनसीईआरटी खुद डिस्टेंस का एग्जांपल दे रही है, मैंने लगा एक साइड में एक और लगा दिया चार्ज का। ये सब चार्ज पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक बात और ध्यान रखो, अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज में और इसमें डिस्टेंस में, आप प्रायोरिटी किसको दोगे? तो डिस्टेंस को दोगे। छोटा बताता था ना, थोड़ी जगह कम है इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, दिखाई ना दे तो बताना। लो, तो मैंने आपसे कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहले किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक साइज पे, या डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन चाहे शेल में देख रहे हो आप, चाहे सब शेल में देख रहे हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? चार्ज ऑफ
इलेक्ट्रॉन पे। तो पहले क्योंकि डिस्टेंस स्क्वायर से अफेक्ट करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, इसलिए पहले डिस्टेंस पे फिर दूसरे नंबर पे चार्ज पे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन 3p। ओके, तो किस पे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा चलो अभी यही क्वेश्चन बताया था। अगर मैं आपको एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को देखूं तो इसके पास लास्ट में 3p1 आता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इससे पहले सारे पेयर्ड थे, और इसमें 3p2 आता है। तो तुम कहोगे 3p1 से ज्यादा चार्ज है 3p2 का, इसलिए इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। बात को समझो, किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 66, इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आप कर लेना बेटा। जैसे मान लो मैं फास्फोरस को देखूं, Z15 है, ये 3p3 पे जाके रुकेगा, तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन को देखूं, Z14 है, ये 3p2 पे जाके रुकेगा, तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वुंस रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं। क्रोमियम के पास देखूं, इसका Z25 है, लेकिन ये स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन रखता है, कल बताई भी थी, उसके हिसाब से इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आयरन को देखूं, Z26 है, 4s2 पूरा भरा हुआ है, 3d6, तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पहले सारे इलेक्ट्रॉन एक एक करके सिंगल स्पिन के साथ भरे जाते हैं, फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। क्रिप्टन Z36 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3d4p पे जाके रुकता है। ये चेक कर लेना बेटा, मैंने थोड़ा जल्दी में लिखा है तो, लेकिन p6 होता है इसका, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास क्रिप्टन। अगला, हाउ मेनी सब शेल आर एसोसिएट विद n इज इक्वल्स टू 4। अगर आपका n 4 है तो उसके अंदर कितने सब शेल होंगे? 4 ही होंगे, S P D F 4 होंगे उसके अंदर सब शेल। अगर n 4 है तो उसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे? n का स्क्वायर। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन था एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन द सब शेल हैविंग, ये सेम क्वेश्चन हमने किया। अगर n 4 है तो उसके अंदर 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 32 में से 16 इलेक्ट्रॉन है माइनस हाफ के, और 16 इलेक्ट्रॉन है प्लस हाफ के। चेक करो, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये आपकी बड़ी एक्सरसाइज थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। इसमें 18 एग्जाम्पल थे, 67 क्वेश्चन थे, तो हमने मिलके ये क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। ठीक है, इसको अब आप हाथ से निकाल लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। दूसरा, अगर आपको दिखाई देता भैया इसमें 3 एग्जांपल दिए हुए थे ऐसे ऐसे करके, मुझे लग रहा था इसमें 4p वाला भी मेरे को ट्राई करना चाहिए, 5p वाला भी ट्राई करना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो इसी एनसीईआरटी के 67 क्वेश्चन के आपके 100 से 150 क्वेश्चन बन जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत जरूरी है आगे के चैप्टर्स के लिए, क्लास 12 के लिए, तो इसको ठीक से करो। आपके शुरुआती चारों चैप्टर लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 आगे केमिस्ट्री में बहुत काम आएंगे, तो कृपा करके इस पे ध्यान दो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम क्लास एंड कर रहे हैं आपकी। राधे राधे। अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।